हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रतिरोधों के संयोजन के समांतर क्रम संयोजन का। क्या बोला हमने? प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का चर्चा करने वाले हैं, जो कि एक इंटरेस्टेड टॉपिक रहने वाली है। और आज की वीडियो में आप लोग को बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि इतने आसान भाषा में हम आपको समझा देंगे गाइज। तो अगर चैनल पर नए होंगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ ज़बरदस्त शेयर करेंगे आज के सेशन को। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर भी दीजिएगा। और आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना आपके टाइम को लेते हुए। भाई, इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने श्रेणी क्रम संयोजन को पढ़ा के रखा। आप अगर नहीं क्लास को अटेंड किए हैं तो वहाँ जाके जरूर देखिएगा। फिर हम लोग आप आइएगा यहाँ समांतर क्रम संयोजन को देख लीजिएगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए। अब हमने परिपथ आपको पहले बना के रखा है, कोई बात नहीं, मैंने जैसे बनाया है आपके टाइम को बचत करने के लिए हमने पहले से बना के रखा। फिलहाल मैं आपको उधर से अलग से समझा देता हूँ रफली में समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो ध्यान, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो आप कीजिएगा, 3 ठो प्रतिरोध ले लेते हैं। 3 का 1 2 चाहे जो भी आपकी इच्छाएं करें, आपकी इच्छा। ये प्रतिरोध ले लिए एक, फिर उसके बाद दूसरा प्रतिरोध ले लिए। ठीक भाई, ये दूसरा प्रतिरोध हो गया। ठीक, आइए का हो गए, तीसरा प्रतिरोध हो गए। 3 ठो प्रतिरोध ले लिए, 3 ठो प्रतिरोध ले लिए। क्या ले लिए? 3 ठो प्रतिरोध ले लिए। अब इन तीनों प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जोड़ना है। किस क्रम में जोड़ना है? पार्श्व क्रम या समांतर क्रम। अब आप करोगे क्या? देखो, इसका जो प्रथम सिरा है, इसका फर्स्ट वाला सिरा, इसका और इसका, तो इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के, तीनों चारों जो भी प्रतिरोध हो, सभी प्रतिरोधों के पहले वाले सिरे को एक बिंदु से जोड़ दिया जाता है। हमने क्या बताया? इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों का प्रथम सिरा एक बिंदु से जुड़ा होता है और तथा दूसरा जो सिरा होता है तथा अंतिम वाला जो सिरा होता है वो किसी एक बिंदु से जुड़ा होता है। बात समझिएगा, यही तो हमने इधर बना के रखा है। हमने क्या कहा? इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरे को एक बिंदु से जोड़ दिया जाता है तथा दूसरे वाले सिरे को एक बिंदु से जोड़ दिया जाता है। बात समझ में आया? अब देखिएगा, दूसरी बातें हमने आपको क्या बताया कि अभी हमने लिखा था, ये पॉइंट लिखा था कि रास्ता बदलने पर धारा बदल जाती है। क्या हो जाती है? धारा बदल जाती है। ये हमने पहला पॉइंट लिखा था। और दूसरा हमने क्या भी आपको चर्चा किया था कि भाई बिंदु बदलने पर विभव बदल जाता है। बिंदु बदलने पर विभव क्या हो जाता है? बदल जाता है। विभव बदल जाता है। ये आपको भाई अच्छी सी बातें जाननी होगी, तो ध्यान दीजिएगा। अब आपने क्या किया? रास्ता बदलने पर तो वही चीज उठा के आपने यहाँ पर रख दिया। ये पूरा तैयार कर लिए, इसका एक वायर बढ़ाकर आपने इससे बैटरी से जोड़ दिया। ये प्लस हो गए, ये क्या हो गया? माइनस हो गए। अब आप करते क्या? इससे निकलने वाली जो करंट हुई वो इस रास्ते से होते हुए इस रास्ते पे पहुंची, बिंदु ए तक पहुंच गई। अब बिंदु ए से जाने के बाद इसके पास 3 मार्ग हो गए भाई। वो बिंदु ए से यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है। तो इसका तो रास्ता बदल गया। इसका रास्ता क्या हो गया? बदल गया। यानी वो इस रास्ते से गई, इस रास्ते से गई, इस रास्ते से गई। तो आपने कहा कि रास्ता बदलने पे धारा क्या हो जाती है? बदल जाती है। रास्ता बदलने पे क्या हो जाती है? धारा बदल जाती है। तो ये जो धारा आई थी, ये जब R1 मार्ग को अपनाई तो ये धारा बदल गई। I से क्या हो गई? I1 हो गई। जो बदली धारा थी वो हमने I1 नाम रख ली। फिर जब ये दूसरे रास्ता को अपनाई तो ये I2 हो गए और तीसरे से हो गई भाई I3। तो इस प्रकार धारा का मान क्या हो गया? बदल गया। और पुनः यही धारा आपको यहाँ पर भी मिलेगी, I1, I2 और I3, और लास्ट वाला जो करंट होगा वो I आपको यहाँ मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? फिर अगली पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए, बिंदु बदलने पे विभव बदल जाता है। बिंदु बदलने पर विभव बदल जाता है। तो आप A से गए, इस मार्ग को जब अपनाए तो A से B के बीच में आए। A से कहाँ पे गए हैं? B से गए। A से कहाँ तक गए हैं? B तक गए हैं। फिर दोबारा दूसरा वाला मार्ग अपनाए तब भी तो A से B तक ही गए हैं।
और जब तीसरा वाला मार्ग अपनाए तब भी ए से बी तक आपने गया, अर्थात आपका बिंदु नहीं बदल रहा है, आपका बिंदु नहीं बदल रहा है। ए से बी पर ए से बी के बीच ही तीनों प्रतिरोधों को जोड़ा गया है, चाहे R1 हो, चाहे R2 हो, चाहे R3 हो। हमने क्या बताया कि तीनों प्रतिरोधों को R1, R2 और R3 तीनों प्रतिरोधों को A और B के बीच ही जोड़ा गया है, अर्थात A और B के बीच हम लोगों ने जोड़ा है, तो बिंदु नहीं बदल रहा है तो विभव नहीं बदलेगा। तो इसलिए का यहाँ और यहाँ तीनों का विभव समान है। बात समझना? तो आइए हम लोग इसको जो समझें वो लिख लेते हैं। ठीक, ये आपका समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। हमने क्या बताया? पहले सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरे को एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे को किसी एक बिंदु से जोड़ देते हैं। ठीक, ये संयोजन आपका क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या नहीं बदलता? क्वेश्चन पूछा गया कि इस प्रकार के संयोजन में क्या नहीं बदलता, तो इस प्रकार के संयोजन में विभव नियत रहता। तो ये भी लिख दीजिएगा आप, इस संयोजन में विभव नियत रहता है। क्या रहता है? विभव नियत रहता है। विभव क्या रहता है? नियत रहता है। बात समझिएगा। ठीक, और अगला क्या बदलता है? तो इस संयोजन में धारा बदल जाती है। क्या होती है? धारा बदल जाती है। धारा क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो चलिए अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं? तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो वही सेम प्रोसेस जैसे हम लोगों ने श्रेणीक्रम संयोजन में किया था। अब R1 प्रतिरोध पे ओम का नियम लगाएंगे, R2 प्रतिरोध पे ओम का नियम लगाएंगे, R3 प्रतिरोध पर ओम का नियम लगाएंगे। R1 सिरे पर उत्पन्न धारा, R1 सिरे पर उत्पन्न धारा, तो I1 मान लिए आपने, I1 माना है। देखिए I1 माने हैं, तो आप ओम का नियम पढ़े थे ना। ओम का नियम क्या पढ़े थे? V बराबर I इंटू आर। यहाँ से I निकालना रहता था तो R को इधर कर देते थे, V बटे क्या आ जाता था? R आ जाता था। तो I इक्वल टू क्या आ जाता था? V बटे R। तो वही यहाँ भी निकाल रहे हैं। तो R1 सिरे पे उत्पन्न धारा I1 हो गया। तो I1 तो हो गया बराबर, इस विभव नियत है, विभव नहीं बदलने वाला है, बल्कि प्रतिरोध बदल जाएगा। प्रतिरोध आपका क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R1। समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 1 हो गया। इसी प्रकार अगर हम लोग निकालेंगे R2 सिरे पर, क्या निकालेंगे? R2 सिरे पर उत्पन्न धारा I2 बराबर क्या हो जाएगा? V बटे R2 हो जाएगा। V बटे R2 समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर R3 सिरे पर विभव, R3 सिरे पर धारा निकाला जाए, R3 सिरे पर उत्पन्न धारा, R3 सिरे पर उत्पन्न धारा क्या मान ले? I3 मान ले। क्या मान ले? I3 बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, I3 बराबर क्या हो जाएगा? विभव आपका वही रहने वाला है, V रहने वाला, पर प्रतिरोध बदल जाएगा। इस बार प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R3। समीकरण नंबर क्या हो गया? 3। अब पूरे परिपथ की धारा बात की जाए, पूरे परिपथ में धारा, पूरे परिपथ में धारा में उत्पन्न धारा, उत्पन्न धारा I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर V बटे क्या? R। समीकरण नंबर 4। अब कुल धारा निकाल लेते हैं, क्योंकि परिपथ में कुल धारा, परिपथ में कुल धारा, ठीक, तो परिपथ में कुल धारा क्या हो जाएगी? I बराबर I1, ये जो कुल धारा I है ये इन तीनों के योग के बराबर होगी। I1, I2 और I3 के योग के बराबर होगी। ठीक, तो I1, I2 और I3 का मान रख देंगे इस समीकरण में। तो रखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 से I1, I2, I3 का मान रखने पर, मान रखने पर, तो रखा जाए। तो चलिए रखते हैं।
आई के स्थान पे क्या रख देंगे, वी बटे आर। आई के स्थान पे क्या रखेंगे, वी बटे आर, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद I1 के स्थान पे क्या रखेंगे, वी बटे R1, और I2 के स्थान पे क्या रखेंगे, वी बटे R2, उसके स्थान पे क्या रखेंगे, वी बटे R3। ठीक, अब हम क्या करते हैं, एक लाइन और, v बटे आर बराबर, यहाँ से क्या करते हैं, v कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 बटे R1, यहाँ से v बाहर हुआ तो 1 बटे R2, यहाँ से v बाहर हुआ तो 1 बटे R3। ठीक, ये बात आपको समझ में आई। ये v से ये v हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ 1 बटे r, ये आपको क्या आया, तुल्य आ रहा है, तो 1 बटे r तुल्य इक्वल टू क्या आएगा, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ठीक, तो ये जो समांतर क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध था वो इस प्रकार आपका ज्ञात हो गया। क्या आया, 1 बटे R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो आप ध्यान दीजिए गाइस, ये जो तुल्य प्रतिरोध आया समांतर क्रम संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध जोड़े गए प्रतिरोधों के, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट फिर से पुनः बोलते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। हमने क्या बोला, ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध जोड़े गए प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। फिर से हम बता रहे हैं, समांतर क्रम संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध जोड़े गए प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार आप समांतर क्रम संयोजन के लिए व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग कुछ स्पेशल बातें करेंगे। यदि या लिख दें ऐसे समांतर क्रम में जुड़े n प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, तो व्यंजक लिखिए, तो क्या हो जाएगा, 1 बटे R तुल्य इक्वल टू 1 अपान R1, 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस डॉट 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 1 अपान Rn, यानी n प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाए। ये समांतर क्रम संयोजन में जुड़े n प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध का जो व्यंजक होता है ये होता है। बात समझ में आ रही है, ये समांतर क्रम संयोजन के लिए हो गई। अब क्या बातें करने वाले हम लोग, अब आइए हम लोग जो बातें करने ये वाले करते हैं। देखिए, यदि हम मान लें, यदि ये आपकी स्पेशल बातें में पहला बात है, स्पेशल, तो ध्यान दीजिए, यदि हम माने, यदि हम क्या माने, यदि R1 इक्वल टू 1 ओम माने, R2 इक्वल टू भैया 2 मान ले, और R3 इक्वल टू क्या मान ले, 3 ओम मान ले, और इनको किस क्रम में जोड़ दें, समांतर क्रम में जोड़ दें। तो समांतर क्रम में जुड़े तुल्य प्रतिरोध निकालिए। तो तुल्य प्रतिरोध क्या निकालेंगे, 1 अपान R तुल्य इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान R1, 1 अपान R2, 1 अपान R3। ठीक, तो 1 अपान R1, तो यहाँ 1 अपान 1 अपान R2 यानी 1 अपान 2, फिर यहाँ 1 अपान 3। तो 3 और 2 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो आप लोग का 6 आ जाएगा। तो इसको आप 1 से डिवाइड करोगे 6 बार जाएगा, तो 6 का गुणा यहाँ हो जाएगा। 2c से डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा, तो 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा। फिर 3c से डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा वहाँ आ जाएगा। तो 6 3 9 2 11 बटे कितना आ गया, 6। ये 1 अपान R तुल्य आया है। ये अब आपको R तुल्य चाहिए, तो ये ऊपर जाएंगे, तो ये भी ऊपर जाएगा। तो R तुल्य इक्वल टू कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, R तुल्य इक्वल टू आ जाएगा 6 बटे 11। कितना आ जाएगा, 6 बटे 11, क्योंकि 6 ऊपर चले जाएंगे, 11 नीचे आ जाएगा। तो आप डिवाइड करोगे, तो लगभग जो है 0.5 आने वाला है, 0 कुछ 5 के आगे कुछ भी आएगा। तो R तुल्य, ध्यान दीजिए,
तो आपने जो समांतर क्रम संयोजन में आपको जो तुल्य प्रतिरोध मिला वो 0.5 ओम आया, 0.5 कुछ ओम आएगा। तो अब ध्यान दीजिए 3 प्रतिरोध जोड़े थे, 1 2 3, तीनों में सबसे जो छोटा प्रतिरोध था वो ये था, और इससे भी छोटा तुल्य मिला है, इससे भी छोटा क्या आपको मिला है, तुल्य मिला है। अर्थात अगर रिक्वायर्ड प्रतिरोध अर्थात तुल्य प्रतिरोध कम प्राप्त करना रहता है, कम हमको चाहिए, तो हम लोग प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ देते हैं, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। और समांतर क्रम संयोजन में जुड़े तीनों प्रतिरोधों का जो सबसे कम प्रतिरोध रहता है उससे भी तुल्य प्रतिरोध आपको क्या मिलता है, कम प्राप्त होता है। बात समझ में आई। अब दूसरी बातें हम क्या कर लेते हैं, तो आज की सेशन हम लोग जो है यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो गाइज अगर कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर डाउट नहीं रह जाते तो आप कमेंट में तब ये भी तो लिख सकते हो गाइज कि क्लियर है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को देखिए और खूब एंजॉय कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही एक वीडियो के साथ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।